सुहाना सफर आकाशवाणी के संग। श्रोताओं, सुहाना सफर आकाशवाणी के संग के इस अंक में मैं हूं अश्विनी कुमार और आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर विभोर मोहन। डॉक्टर विभोर मोहन, आपका बहुत बहुत स्वागत है सुहाना सफर आकाशवाणी के संग इस कार्यक्रम में। आपका शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। श्रोताओं, आपने देखा ही होगा, जो हमारा सोशल मीडिया है या और किसी ने अगर इंस्टाग्राम में भी देखा होगा, चंडीगढ़ द बैक स्टोरी एक बुक है जो बहुत ही चर्चा में है। और चंडीगढ़ के अनछुए पहलू, कुछ लोग तो इतिहास में बहुत रुचि लेते हैं, परंतु कुछ लोग चंडीगढ़ में रहते हुए भी वो बातें नहीं जान पाते जो इस बुक में इन्होंने लिखी हैं। और ये टिटपिट्स में जो अपने छोटे छोटी रील्स डालते रहते हैं, उससे उत्सुकता बनी रहती है। तो चंडीगढ़ द बैक स्टोरी लिखने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखिए, ये मेरी दूसरी किताब है। जो पहली किताब थी चंडीगढ़ अनमास्क्ड, वो एक फिक्शनल अकाउंट था शहर के बनने का। उसके बाद कई लोगों ने मुझे ये बोला कि उसमें पता नहीं चल रहा था कि कौन सा फिक्शन है और कहाँ पे हम रियल फैक्ट्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो जो स्टोरी थी मैंने वीव की थी अराउंड द की माइलस्टोन्स ऑफ द सिटी। तो जो आपने बताया कि अनमास्क्ड जो पहली आपकी किताब आई थी, वो आपने वीव की थी, बीच में फिक्शन था, बीच में ही थोड़ा और था जी। तो किस तरह से गए आप चंडीगढ़ द बैक स्टोरी की ओर? तो फिर कई लोगों ने ये बोला कि हमें बेयर फैक्ट्स भी जानने हैं, कि एक्चुअल अकाउंट क्या था। उसमें फिर वहां से शुरुआत की। तो एज अ जर्नलिस्ट मुझे मौका मिला ओवर द पास्ट 20 इयर्स के जिन लोगों ने लाल कबूजिया के साथ काम किया था और जिन्होंने चंडीगढ़ को बनते हुए देखा, तो मुझे चांस मिला उनसे मिलने का, उनसे बात करने का। तो वहां से वो जो एक एनेक्डोटल अकाउंट होता है ऑफ द मेकिंग ऑफ द सिटी, वो मिला, विच वाज वेरी फैसिनेटिंग। पर फिर क्योंकि मैंने फिर पीएचडी की उसके बाद, तो मैंने सोचा कि रिसर्च के बारे में जो मुझे पता लगा है, जो मुझे सिखाया गया है, उसको यूज करके फिर डॉक्यूमेंट्स की रिसर्च करके और इसको एक प्रॉपर रिसर्च ओरिएंटेड प्रोजेक्ट बनाया जाए। जी जी जी। विभोर मोहन, आप वैसे पेशे से पत्रकार हैं जी, और एक मशहूर जो अखबार है उसमें लिखते हैं जी। तो आपका लेखन है वो किस तरह का है? क्या आप वास्तुशिल्प से जुड़ा हुआ लेख लिखते हैं कि आपकी जो डेली प्रोफेशन है वो डिफरेंट है इस राइटिंग से? देखिए, वो चेंज होता रहता है, जो बीट्स होती हैं हमारी। बट 2008 से लेके तकरीबन 5 साल तक मैंने चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन को कवर किया और उसमें जो चंडीगढ़ की हेरिटेज है, इट वाज अ पार्ट ऑफ माय बीट। तो मैंने उसको एक तरह से प्रोफेशनली कवर किया कि हेरिटेज के जो इश्यूज हैं कि उसको किस तरह से हमें प्रिजर्व करना है और किस तरह से देयर इज नीड फॉर अवेयरनेस अबाउट इट। तो वो एक डेफिनेटली इट वाज अ पार्ट ऑफ माय जर्नलिस्टिक एंडेवर एज वेल। बट जो किताब का है ये उसके बाद शुरू हुआ। जी। तो एक तरह से भारत आजाद जब हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ जी, उसके उपरांत एक मॉडर्न सिटी भेंट स्वरूप जो मिला नॉर्थ इंडिया को, वो चंडीगढ़ था जी। और वो इतना अच्छा था कि हम भी अगर बचपन में याद करते हैं, अगर यहाँ से निकलते थे या अपने रिश्तेदारों के पास यहाँ आते थे, क्योंकि मैंने यहाँ रहना तकरीबन शुरू किया 1985 के बाद से, जब पढ़ाई के लिए मैं आया यहाँ पर। उससे पहले जो यादें जुड़ी थी वो अलग थी, उसके बाद इसमें बहुत सारे बदलाव हुए, परंतु इसमें एक अलग तरह का आकर्षण था। तो इतिहास के बारे में आप हमारे श्रोताओं के साथ क्या बताना चाहते हैं? कैसे कैसे ये स्वरूप में आया चंडीगढ़, और साथ ही में आप कब यहाँ पर आए? जी, देखिए, चंडीगढ़ का जो आइडिया है वो तो मोट हुआ आजादी के बाद, क्योंकि पंजाब की जो राजधानी थी लाहौर, वो उस तरफ चला गया पाकिस्तान में। सो जो ये ईस्ट पंजाब था हमारा, इसको एक कैपिटल की जरूरत थी। तो उस टाइम पे काफी सारे रिफ्यूजीज भी आ रहे थे उस तरफ से इस ओर, तो उनको भी हमें सेटल करना था। सो देयर वर ट्विन इश्यूज, एक तो हमें कैपिटल चाहिए था और दूसरा रिफ्यूजीज की प्रॉब्लम को एड्रेस करना था। तो उस टाइम पे जब ये प्लानिंग चल रही थी चंडीगढ़ की, काफी सारे रिफ्यूजीज जो हैं वो जाके जो हमारे एग्जिस्टिंग टाउन्स हैं वहां पे बस चुके थे। उसने ये उजागर किया कि जो एग्जिस्टिंग टाउन्स हैं लाइक लुधियाना, पटियाला, ऑल दिस प्लेसेस, वो एक तरह से वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि और पॉपुलेशन को अकोमोडेट कर सके। तो वहां से एक तरह से ये जो नए सिटी का आइडिया था उसको पुश मिला एक तरह से। बट फॉर अ लॉन्ग टाइम जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन था, फंड्स की जो दिक्कत थी, बिकॉज पार्टीशन हो चुकी थी और इतने पैसे नहीं थे, सो पंजाब हैड टू रिलाई ऑन द सेंटर। तो फिर धीरे धीरे उन्होंने एक मॉडल तैयार किया कि जहां पे जो प्लॉट्स हैं उनको बेच के जो रिसीट्स आएंगी उससे ये सिटी को फंड किया जाएगा। इस तरह से ये इवॉल्व हुआ एंड इट टुक अबाउट 2 years। और जहां तक मेरा सवाल है, मैंने इस शहर को एज एन आउटसाइडर भी देखा है बिकॉज आई बिलोंग टू पटियाला जी, एंड वी यूज्ड टू कम हियर ड्यूरिंग दी समर वेकेशंस।
बिल्कुल ऐसा ही बहुत सारे लोगों के साथ रहा। समर वेकेशंस में अपने किसी रिश्तेदार, बुआ या किसी के पास आते थे, तो उसके उपरांत धीरे धीरे लोग यहाँ बस भी गए, और बसना एक ड्रीम होता है चंडीगढ़ में लोगों का। परंतु जो उस समय की प्लानिंग थी वो अपने आप में अनमोल थी, अलग से थी, डिफरेंट थी, आप कहेंगे कि हटके थी। तो आपने बहुत बारीकी से इस किताब में इसके फैक्ट्स हैं चंडीगढ़ के, वो आपने बयां किए हैं। तो आप किस तरह से हमारे श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि किस तरह से शुरुआत की ली कॉर्बुज़ियर और पियरे जेनरेट ने? देखिए, किताब का जो मेन थीम है वो तो नॉस्टैल्जिया है कि हम अक्सर शहर को क्रिटिसाइज करते हैं कि पहले वाली बात नहीं रही है, बट उस टाइम पे किस तरह की प्रॉब्लम्स उन लोगों की थी, जो उनकी सक्सेसेस थे, जो फेलियर्स थी। और आई हैव ऑल्सो ट्राइड टू गो बियॉन्ड ली कॉर्बुज़ियर कि जो बाकी टीम मेंबर्स थे, चाहे वो जॉन रे हो, जेन ड्रू, मैक्सवेल फ्राई, ये तो आर्किटेक्ट्स हैं, या इंजीनियर्स हों जैसे पीएल वर्मा थे जी, तो उनकी क्या कंट्रीब्यूशन थी। क्योंकि ये भी समझने की जरूरत है कि जो चंडीगढ़ का प्लान है ये सिर्फ ली कॉर्बुज़ियर का प्लान नहीं है। सो इट्स अ हाइब्रिड विजन ऑफ डिफरेंट पीपल हु केम टुगेदर। एक तो ये बात है। दूसरा, उस टाइम पे जो फंड्स की दिक्कत थी वो एक मेजर कंसर्न था। और अगर आप देखें जो गवर्नमेंट हाउसेस हैं चंडीगढ़ के, वो इस तरह से इसलिए हैं बिकॉज उस टाइम पे पैसे बहुत कम थे, बट बावजूद इसके अभी भी हम उस विजन को सेलिब्रेट करते हैं। जो जॉनरे ने उस टाइम पे जो ये आप देखेंगे कि ईंटें ही ईंटें हैं घरों में जी, जाली का इस्तेमाल किया जी। तो क्योंकि वो यूरोपियन आर्किटेक्ट से, उनके लिए हीट वाज अ मेजर कंसर्न, तो उनको ये लगता था कि घरों को कैसे ठंडा रखा जाए गर्मी में। सो विच वाज वन ऑफ द बिगेस्ट कंसर्न्स फॉर देम। मगर अगर उनके पास पैसे और होते, फंड्स पंजाब के पास और होते, तो शहर की जो लुक है, जो पूरा इसका आर्किटेक्चरल एक्सप्रेशन है, वो शायद कुछ और होता। तो जो आप बता नहीं रहे हैं और आपने किताब में लिखा है टाइटल में, एंड द सिटी इट कुड नॉट बी जी, तो इसका मुझे लगता है उसी ओर इशारा है कि अगर फंड्स होते तो बात ही कुछ और होती। देखिए, ये जो एक तरह से इसका जो टैगलाइन है टाइटल की, वो है बेसिकली कि जो बिफोर कॉर्बुज़ियर केम इन, जो अमेरिकन आर्किटेक्ट थे एल्बर्ट मायर जी, और उनके एक पोलिश एसोसिएट थे मैथ्यू नोविकी, उन्होंने पहले ही एक मास्टर प्लान तैयार किया था। जी। तो इसकी चर्चा भी होती रहती है क्योंकि उसको बाद में उन्हें दिया नहीं गया था पूरा का पूरा। ये जो प्रोजेक्ट है वो उनको ना देकर ली कॉर्बुज़ियर को दिया गया था। वो ऐसा हुआ कि उसके बाद उन्होंने प्लान बना दिया था, बट फिर नोविकी की एक एयर क्रैश में डेथ हो जाती है। ओके। तो उसके बाद मायर अकेले पड़ गए और उसके बाद कॉर्बुज़ियर को ले आए। और धीरे धीरे फिर मायर प्रोजेक्ट से दूर होते चले गए जी। तो अब ये भी एक डिबेट है कि क्या जो कॉर्बुज़ियर ने मास्टर प्लान बनाया वो मायर प्लान को इवॉल्व किया, उसी को थोड़ा रेगुलराइज किया, पर जो कॉर्बुज़ियर के वो चाहने वाले हैं वो कहते हैं कि उनको मायर से सीखने की जरूरत नहीं थी, वो 40 साल से यही सोच रहे थे कि एक आइडियल सिटी कैसे बनाया जाए जी। सो ये डिबेट तो चलती रहती है, पर मैंने जो मायर और नोविकी का प्लान है उसको बहुत डिटेल में स्टडी किया, और वो एक तरह से शहर है जिसमें हम नहीं रहते, पर वो भी एक चंडीगढ़ था जो नहीं बन सका। ओके। और जैसे कि पोएट जॉन कीट्स ने कहा है कि हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर। जी। तो जो चीज नहीं बनी, जो हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, उसका एक अलग से चार्म है। द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। यस। ये तो रहता ही है कि जो चीज देखी नहीं या जो सुनी है केवल और अपनी आंखों से नहीं देखी, वो सदा ही अच्छी लगती है। परंतु चंडीगढ़ में जो भी आता है वो कहता है इसकी तरह शहर नहीं है। जी बिल्कुल। बट ये भी कुछ लोग बोलते हैं कि जो चंडीगढ़ की अर्बन प्लानिंग है और जो आर्किटेक्चर है उसमें थोड़ा डिफरेंस है। अर्बन प्लानिंग बड़ी फ्यूचरिस्टिक है, सीधी रोड्स हैं, अभी तक, ऑल्दो अब हम मेट्रो की जरूरत महसूस हो रही है, बट अभी तक चल रहा है, वो 70-75 साल हो गए। जी। पर उनको ऐसा लगता है कि जो आर्किटेक्चर है इट डजंट मैच अप टू द प्लानिंग, कि आर्किटेक्चर में थोड़ा ऐसा है कि जैसे हमने बात की कि फंड्स की थोड़ी कमी थी, या वो लोग एकदम से यहाँ आके उन्होंने काम शुरू कर दिया, तो देयर वर नो एम्पिरिकल स्टडीज, तो उनको भी ज्यादा एनालाइज करने का मौका नहीं मिला। तो वो एक लगता है कि आर्किटेक्चर थोड़ा बेटर हो सकता था। जी। तो ये एक चीज है, जो लोग इन घरों में रहते हैं या कॉर्बुज़ियर की बिल्डिंग्स यूज करते हैं, उनको लगता है कि कहीं ना कहीं जो लोकल एलिमेंट्स हैं आर्किटेक्चर के वो मिसिंग है। हाँ, तभी ये बिल्कुल मॉडर्न और यूरोपियन सिटीज के साथ इसको कंपेयर किया जाता था शुरुआत में। अब तो काफी सिटीज इस तरह के और भी डेवलप करने की कोशिश की गई।
आपने कुछ ऐसे तथ्यों का बीच बीच में बताया है जो हम लोगों को या आजकल की जनरेशन को तो बिल्कुल भी मालूम नहीं है कि सेक्टर 22 में क्या होता था, सेक्टर 8 में क्या होता था पहले, क्योंकि सभी के सभी पहले तो गांव थे, रूरल एरिया था जिसको एक्वायर किया गया और चंडीगढ़ बनाया गया। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि पार्टीशन के उपरांत जो भारत पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था, एक दुखद पहलू है भारत के इतिहास में, उसके उपरांत किस तरह से चंडीगढ़ में लोगों को बसाने की कवायद की गई या रोल क्या रहा चंडीगढ़ का उसके उपरांत? एक तो उस टाइम पे सीट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए थी कि सरकार कहां से चलेगी, तो इसलिए पहले सोचा गया कि एक एडवांस नेबरहुड यूनिट बना लेते हैं चंडीगढ़ में, कि पूरा शहर नहीं बसाते, एक छोटा सा सेटअप होगा जहां पे कि प्राइमरीली जो ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, वो शिमला से यहां शिफ्ट हो जाएंगे ताकि सरकार यहां से चल सके जी। क्योंकि उस टाइम पे एक दिक्कत ये थी कि सारे ऑफिस जो हैं गवर्नमेंट ऑफिस वो स्कैटर्ड थे, तो उसमें स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम आ रही थी उसमें। तो एक तो ये था, बट दूसरा पहलू जो है वो रिफ्यूजीज को, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं पाकिस्तान से इधर आ रहे हैं, उनको एक जगह मिले जहां पे वो इंडस्ट्री सेटअप कर सके। हाँ जी। तो ये सब था। और ऑल्दो जो प्लॉट्स की जो उस टाइम पे हमने अलॉटमेंट शुरू की चंडीगढ़ में पंजाब सरकार ने, उसमें रिफ्यूजीज के लिए अलग से पॉलिसी थी, बट बाद में ये देखा गया कि कुछ ऐसे शहर जहां पे जैसे अलग से कोई एक रिफ्यूजीज की कॉलोनी है, चंडीगढ़ में ऐसा नहीं है। ऑल्दो देयर आर पीपल जो पाकिस्तान से यहाँ आए, पर आप ऐसा नहीं कह सकते कि चंडीगढ़ में एक रिफ्यूजीज का अलग से कुछ एक्सक्लूसिव नहीं, या एक्सक्लूसिवली ऐसा नहीं है। तो ये जो पीरियड था 1950 का, 51 का, ये बड़ा क्राइसिस का पीरियड था। उस टाइम पे देयर वाज अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी कि चंडीगढ़ बन पाएगा नहीं बन पाएगा, क्योंकि एक तो पैसे नहीं थे एंड दी पंजाब गवर्नमेंट हैड टू जस्टिफाई कि एक नए शहर की क्या जरूरत है। तो वो एक प्रॉब्लम थी। देन ये भी तर्क दिया गया कि लोकल लेवल पे कोई आर्किटेक्ट्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए फिर बाहर जाके खोज करनी पड़ी। जी। तो ये कमाल की बात है कि इन सब प्रॉब्लम्स के बावजूद, हर्डल्स के बावजूद चंडीगढ़ बन पाया। जी, और बहुत बेहतरीन बनकर सामने आया जी। और सेक्टर 19 के बारे में भी आपने चर्चा की है, जो मैंने आपका थोड़ा सा रील देखा है कि 19 में पहले कोई गांव हुआ करता था, उसके उपरांत अब तो वहां मशहूर एक मार्केट है जो सभी तरह से जनता के ऊपर खरा बैठती है, क्योंकि सभी लोग बहुत महंगा नहीं खरीद सकते, शास्त्री मार्केट में लोग जाते रहते हैं। तो उससे पहले क्या था वहां, इतिहास क्या कहता है? तो देखिए, ये किताब में मैंने एक तो शहर की जो मेन टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं उनकी क्या बैक स्टोरी है वो बताई है, कैपिटल कॉम्प्लेक्स की बताई है, बट एक चैप्टर जो विलेजेस थे जहां पे चंडीगढ़ बना, उस पे फोकस किया है। जी। तो उसमें कई लोगों के लिए ये बड़ा इमोटिव इश्यू है, बिकॉज वो उनके एंसेस्ट्रल विलेज थे वो, एंड दे हैड टू मूव आउट। यस। तो उसमें जैसे 19 और 27 सेक्टर हैं, ये थे विलेज नगला, तो वहां पे नगला अड्डा होता था। अच्छा। तो उस टाइम पे जो मेन लाइफलाइन थी इस एरिया की वो थी कालका रोपर रोड, अंबावाली रोड जिसके आपने लिखा हुआ है। जी। तो एक तो ये हो गया विच वाज अ प्रोमिनेंट विलेज, और बिजवाड़ा विलेज था जहां पे 22 सेक्टर है। हाँ जी, 22 सेक्टर है, और वहां पे एक छोटी मार्केट होती थी जी। और 17 सेक्टर जो है वो थी रुड़की पड़ाव वाली। तो वहां पे लोग जैसे गड्ढों पे आते थे, तो वहां पे पानी पीने के लिए या आराम करने के लिए रुकते थे, तो इसलिए उसका नाम पड़ गया पड़ाव वाली। ओके। तो ऐसा कहा जाता है कि उस गांव में एक लड़के की ड्यूटी लगाई होती थी कि उसने राहगीरों को पानी पिलाना है। अच्छा। कुएं से निकाल के। जी। तो ये हो गया, और फिर सेक्टर 8 और 9 हो गए कालीबड़ विलेज। तो इस तरह से ये सब पुराने विलेजेस हैं, बट कई लोग अभी भी याद करते हैं, और एक अभी जो जनरेशन है वो वाली है जो उस टाइम पे 4, 5 या 6 साल के थे, और उन्हें थोड़ी थोड़ी याद है उस टाइम की। जी। आगे आने वाले समय में तो ये केवल बुक्स में रह जाएगा। जी बिल्कुल। तो इसको जानना भी बहुत आवश्यक होता है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप अपना इतिहास ना जाने, किस नगर में आप रह रहे हैं और जिसे आप मॉडर्न सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं, अगर उसके इतिहास के बारे में ना जाने तो जनरेशन को पता नहीं चलता कितना लोगों ने बलिदान किया, चाहे उसी रूप में किया कि उन्होंने अपनी जगह दे दी, जो इतने पुरखों की उनकी जगह थी वो किसी सिटी के लिए उन्होंने हैंडओवर कर दी गवर्नमेंट के लिए। तो ये जानना जरूरी रहता है सारी वो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब हम अपने शहर के इतिहास को जानते हैं तो एक तो हमें सेंस ऑफ आइडेंटिटी मिलती है। हाँ जी। और दूसरा, जब हम फ्यूचर प्लानिंग जब करते हैं तो अगर पास्ट का क्लियर आइडिया हो तो इट मेक्स इट ईजियर। क्योंकि जब कई बार शहर में प्रोजेक्ट्स की बात होती है तो ऐसा बोलते हैं कि कर्बूजियर का ये विजन नहीं था, ये उसके अगेंस्ट है, या हम जो ओरिजिनल कैरेक्टर है उसको डाइल्यूट कर रहे हैं। जी। बट इफ वी हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट इनिशियल द फाउंडर्स ऑफ द सिटी, व्हाट वाज देयर विजन, देन थिंग्स बिकम इजी। जी, फ्यूचर प्लानिंग में भी काम आ सकती है। जी। तो
जैसे आपने कहा कि सिटी का एक कैरेक्टर है, सिटी का कैरेक्टर जो बहुत दूर दूर तक बहुत इंपॉर्टेंट है और मशहूर है कि लो राइज बिल्डिंग है सभी की सभी चंडीगढ़ में। हाँ जी। तो हाई राइज भी कुछ बिल्डिंग्स हैं आपने बता रखा है, जो शायद जो टूरिस्ट हैं बाहर से आते हैं उन्हें शायद ना पता होगा। तो हाई राइज बिल्डिंग्स कौन सी हैं चंडीगढ़ में जो अभी तक वही हैं? देखिए, एक तो जो 11 स्टोरी बिल्डिंग है जो कोर्बुजियर ने खुद प्लान की थी सेक्टर 17 में जी, उनका ये विजन था कि वहां से पूरा शहर देख सकेंगे आप। तो एक तो वो कभी नहीं बन पाई, और उसके अलावा ऐसा माना जाता है कि कुछ और बिल्डिंग्स उन्होंने प्लान की थी विच वाज सपोज्ड टू बी हाई राइज। बट शुरू में जब कोर्बुजियर चंडीगढ़ आए, तो ये किताब में आपको ज्यादा विवरण मिलेगा इसका जी, क्योंकि वो उस टाइम पे पेरिस और ये सब वहां की रिस्ट्रक्चरिंग प्लान कर रहे थे। तो उन्होंने ये आइडिया दिया जो चंडीगढ़ के ऑफिशियल्स थे कि यहाँ पे हम स्काई स्केपर्स बनाएं जो कि 40 या 42 स्टोरेड हों। बट क्योंकि ना तो उस टाइम पे हमारे पास टेक्नोलॉजी थी कि ऐसी कंस्ट्रक्शन कर सके और उस तरह की एफिशिएंट लिफ्ट्स नहीं होंगी, तो दूसरी ये बात थी कि हमारे पास लैंड अवेलेबल थी, देयर वाज नो नीड टू गो वर्टिकल। उस टाइम पे गवर्नमेंट प्लॉट्स बेच रही थी ताकि शहर की फंडिंग हो सके। हाँ जी। सो ऑल दीज फैक्टर्स मेड श्योर दैट चंडीगढ़ लो राइज बने। जी 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 जी। उसमें एक आपने बताया है कि जो सेक्रेटरीट की बिल्डिंग है जी, या एक दो और बिल्डिंग्स का आपने जिक्र किया है कि वो उसी समय पर काफी हाई राइज बना दी गई थी। सो जो सेक्रेटेरिएट है वो 8 स्टोरी बिल्डिंग है जी। तो अगर हम फर्स्ट फेज ऑफ द सिटी देखें तो उस फेज की वो टॉलेस्ट बिल्डिंग है, और उसके रूफटॉप पे एक कैफेटेरिया है जो कि सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए है। तो वहां से आप ऑलमोस्ट 2-3 सेक्टर्स वहां से देख सकते हैं। जी 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 जी। और रॉक गार्डन एक बड़ा मशहूर लैंडमार्क है चंडीगढ़ का और दूर दूर तक मशहूर है, नेकचंद जी को कौन नहीं जानता। आपने एक जगह बताया है कि एक ऐसी प्लानिंग भी थी कि हर सेक्टर में रॉक गार्डन होता। जी, वो यहाँ पे एक गवर्नर साहब आए थे, उन्होंने रॉक गार्डन देख के नेकचंद से ये बात की कि आप जो हमारे मेन राउंड अबाउट्स हैं, चौराहे, हाँ जी, उनको आप लैंडस्केपिंग करें और वहां पे अपने हिसाब से डिजाइन करें आप। तो ये काम शुरू होने वाला था और उन्होंने एक राउंड अबाउट को आइडेंटिफाई भी कर लिया था, बट फिर वो शायद कुछ फेरबदल हुई यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी में, तो ये फिर बीच में ही रह गया। नहीं तो हर चौराहे पे उनकी एक छाप देखने को मिलती। जी बिल्कुल। सुखना लेक, हाँ जी, सुखना लेक भी एक बहुत जाना माना लैंडमार्क है चंडीगढ़ का, और जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं उसको देखने अवश्य जाते हैं। जी। सुखना लेक से जुड़ी कौन कौन सी बातें हैं जो इतिहास के पन्नों से आपने निकाली हैं? देखिए, सुखना लेक जो है, इसको ये बनने का जो मेन क्रेडिट है वो जाता है इंजीनियर, जो चीफ इंजीनियर थे PL वर्मा साहब। जी जी। उस टाइम पे एक तो ये था कि एक तरह से एक र्यूमर फैल रहा था कि चंडीगढ़ में पानी की दिक्कत है, तो फिर ये इसमें सिंबलिज्म भी था और दूसरा ये भी था कि एक टूरिस्ट अट्रैक्शन होगा। और एक शुरू से ही ये था कि जो सुखना चो है उसको डैम कर सकते हैं, ये एक तरह की ऑप्शन थी प्लानर्स के पास। तो फिर उन्होंने इस आइडिया को पुश किया, बट अगेन फंडिंग वाज अ प्रॉब्लम, और कुछ लोगों को लगता था जो उस टाइम पे बात थी कि वहां पे तो भैंसे नहाएंगी अगर ऐसी चीज बन जाएगी और मच्छर ही मच्छर होंगे, इतना पानी अवेलेबल नहीं होगा। तो ऐसा कहा जाता है कि वर्मा साहब अपने घर के छत पे से देखते थे जब बादल मंडराते थे, और वो ऐसी प्रे करते थे कि बारिश हो जाए और एक बार ये लेक पूरी भर जाए। तो फिर वो बाद में ऐसा हुआ एंड इट बिकेम अ सक्सेस स्टोरी। तो इनिशियली लेक का आइडिया नहीं था, प्लान नहीं था शहर के लिए। सो ये प्राइमरीली इसका श्रेय जो है वो PL वर्मा साहब को जाता है। जी जी। और सुखना लेक में एंटर करते ही जब राइट साइड में आप देखते हैं कि बहुत ऊंचे एक स्थान बना हुआ है, मचान जैसा लगता है, उसके बारे में मैं भी नहीं जानता था, परंतु आपकी जो रील देखी उसके बाद मुझे पता चला कि ये इस पर्पस के लिए बनाया गया था। तो हमारे श्रोताओं को थोड़ा क्लैरिफाई कीजिए कि वो ऊंचा ईंटों का जो एक स्थान बना हुआ है जिसमें बच्चे फास्ट चढ़ते हैं, एक्सरसाइज के लिए इस्तेमाल करते हैं, ऊपर जाके फोटो अपनी पिक्स लेते हैं, सेल्फी लेते हैं और उतर आते हैं, पर बहुत बड़ी संख्या को मालूम नहीं है कि वो है क्या। तो ये जहां पे जो लेक का जो प्रोमिनेंट है वहां पे पीपल है, उसके सामने ये है। तो ये स्ट्रक्चर जो है इनिशियली तो वहां पे वाटर टैंक्स वगैरह रखने के लिए बनाया गया था, बट बाद में ये प्लान था कि इसको एक बैंड स्टैंड बनाएंगे कि वहां पे बैंड लाइव प्ले करेगा। तो फिर ये कुछ ओकेजन्स पे चंडीगढ़ पुलिस बैंड ने वहां परफॉर्म किया भी है। जी जी जी। बट वो एक रेगुलर फीचर नहीं बन पाया और वो जो बिल्डिंग का एक यूज हो सकता था वो नहीं हो पाया। तो मैंने जब ये सोशल मीडिया पे डाला तो कुछ लोगों ने बोला कि वहां पे ऑब्जर्वेटरी बना सकते हैं, स्टार गेजिंग कर सकते हैं जी। तो इस तरह के कई आइडियाज लोगों ने दिए। आई थिंक वो क्योंकि एक इतिहास के साथ जुड़ी हुई चीज है तो उसका इस्तेमाल होना चाहिए। बिल्कुल। और एक पुरानी बिल्डिंग जो थी चंडीगढ़ में, एक
प्रेस की बिल्डिंग हुआ करती थी। हाँ जी। उसके बारे में आप हमारे श्रोताओं को कुछ बताना चाहते हो, आपने कुछ निकाला हो इतिहास से? जो गवर्नमेंट प्रेस की बिल्डिंग है वो मैक्सवेल फ्राई जो थे ब्रिटिश आर्किटेक्ट, उनके द्वारा बनाई गई थी। तो उस टाइम पे जो फर्स्ट फ्यू नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स थी उनमें ये एक थी, क्योंकि उस टाइम पे जो गवर्नमेंट में जो प्रिंटिंग का काम था वो बाहर से करवाना पड़ता था, तो इस तरह की जरूरत महसूस हुई। बट इसकी खासियत ये थी कि इसका जो फसाड है वो ग्लास फसाड है। तो उस टाइम पे ऐसा बोला जाता था कि इस रीजन की ये फर्स्ट ग्लास बिल्डिंग है। वो मध्य मार्ग पे जाते हम अक्सर देखते हैं उसे। हाँ, क्योंकि उसमें शायद कोऑपरेटिव सोसाइटीज का एक ऑफिस है, तो कई बार जाना हुआ, मैं पर्सनली गया, तो उसमें कोई आपको आवश्यकता नहीं लगती गर्मियों में भी कि बहुत ठंडा होना चाहिए, एसी चला होना चाहिए, वो अपने आप ही कूलिंग होती रहती है उसकी। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत इस तरह से डिजाइन किया गया है उसको। एक रिबन वॉल्स, जो रिबन की तरह वॉल्स बनी होती हैं, वो कहाँ है चंडीगढ़ में? आपने इस बुक में भी बता रखा है। वो जो ये सेक्टर 22 और 23 की डिवाइडिंग रोड है उसमें दोनों तरफ आपको मिल जाएंगे, और ज्यादा जो है वो 23 वाली साइड पे है, क्योंकि ये दोनों सेक्टर जो है सेक्टर 22 और 23, ये जो ब्रिटिश आर्किटेक्ट कपल था मैक्सवेल फ्राई और जेन ड्रू, इन्होंने डिजाइन किया था जी। तो इसीलिए शायद उन्होंने इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि ये गार्डन वॉल्स जो हैं ये या तो एंशिएंट इजिप्ट में पाई जाती थी या इंग्लैंड में। तो उसकी खासियत ये है कि वो सिर्फ एक ब्रिक थिक है, बावजूद इसके उसके वो खड़ी रहती है, काफी स्टेबल है वो। जी जी जी। और जो चंडीगढ़ का आइडिया था, जिस तरह से ये कहा जाता है कि आर्किटेक्ट बेस्ड सिटी है, वास्तुशिल्प ही इसका एक मेन कैरेक्टर है। हाँ जी। इसमें क्या गार्डन्स के बारे में पहले से ही प्लानिंग थी? सबसे पुराना गार्डन कौन सा है, अगर आपके इतिहास से कुछ निकाला हो आपने? देखिए, ये शुरू की बात है जब बिल्कुल ही प्लानिंग अभी नेसेंट स्टेज पे थी। तो फ्लेचर साहब थे एक यहाँ पे आईसीएस ऑफिसर, उन्होंने गार्डन सिटी जो आइडिया था उस टाइम पे उसको निकाल के लाए। उन्होंने बोला कि हम भी नए शहर को इस तर्ज पे बनाते हैं। तो बाद में मायर प्लान में भी काफी ग्रीन एरिया था, बट जब कोर्बुजियर आए तो वो जो शहर का जो डेंसिटी बढ़ाने के लिए जो इनिशियल जो एक फैन शेप्ड प्लान था उसको थोड़ा कम्पैक्ट कर दिया गया, क्योंकि शुरू से इसका एक ये एलिमेंट था कि यहाँ पे पेड़ होंगे और ग्रीन स्पेसिस होंगी, तो वो फिर उसको इनकॉर्पोरेट कर लिया गया। बट जो श्रेय जाता है, जो हम ये लैंडस्केपिंग देखते हैं, वो जाता है चंडीगढ़ के फर्स्ट चीफ कमिश्नर एमएस रंधावा जी को। जी जी। तो उन्होंने उस टाइम पे पूरा ये लैंडस्केपिंग कमेटी को हेड करके एक प्लान बनाया, फॉलिएज प्लान, और नर्सरी सेटअप की, बाहर से सैपलिंग्स और सीड्स लेके आए। बेसिकली ये श्रेय उन्हीं को जाता है। हाँ, तरह तरह की जो वेराइटीज ऑफ ट्रीज हैं वो भी कहा जाता है कि वो डिफरेंट प्लेसेस से लेकर आए, और आजकल देखने को बहुत अच्छे लगते हैं। लैंडस्केपिंग जो चंडीगढ़ की है उसमें चार चांद लगाते हैं जी। परंतु जैसे जैसे वाइड होती जा रही हैं रोड्स, तो उन पौधों को भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि कई तो इतने डेंस हैं कि मजा आ जाता है उसमें खड़े होकर। एक तो वो जो ओरिजिनल प्लान था जी वो डाइल्यूट हो गया, क्योंकि पहले ये था कि आप अगर शहर में जा रहे हैं तो किसी भी टाइम पे आपको कोई ना कोई ऐसी स्ट्रेच मिल जाएगी जहां पे फूल खिले हो, विच इज इन ब्लूम। तो अब वो डाइल्यूट हो गया, उस तरह से नहीं है। दूसरा, ये बिल्कुल आपकी ठीक बात है कि जितना हम रोड्स को वाइडन करते जाएंगे उतना व्हीकलर स्पीड बढ़ जाएगी उस पे, और सेफ्टी कंसर्न्स हो जाएंगे। तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अगर सड़क की साइड पे साइकिल ट्रैक है या सिर्फ पेड़ खड़े हैं और एक तरह से बफर स्पेस है, उसको हटा के चौड़ी कर दें, क्योंकि अगर हम जो सेक्टर के इंटरनल रोड्स हैं उनको चौड़ा कर देंगे तो व्हीकलर स्पीड बढ़ जाएगी। और दूसरा, जो बफर स्पेस है वो उसका एक अलग से इट हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस, क्योंकि अगर हम ये सोचेंगे यहाँ पे जगह पड़ी है, यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट बना देते हैं, तो उसके लिए फिर फ्यूचर में देयर विल बी नो स्पेस लेफ्ट। जी जी। तो हमें थोड़ा एहतियात से उसको खर्च करना चाहिए। जी जी जी। और उसके ऊपर ध्यान भी रहना चाहिए, क्योंकि ग्रीन बेल्ट सिटीज में एक तरह से लंग्स का काम करती हैं, आपको फ्रेश एयर देता है, सब कुछ उसी पर निर्भर करता है। बारिश उस पर निर्भर करती है, सब कुछ उस पर निर्भर करता है, टेम्परेचर उस पर निर्भर करता है। तो ये तो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रहता है किसी भी सिटी का। और चंडीगढ़ में अभी भगवान की दया से सही है, परंतु कब ये बदलाव आने शुरू हो जाएं कोई नहीं जानता, क्योंकि बहुत सारे सिटीज हैं मॉडर्न इंडिया के जिनको ये आने वाले समय में इस तरह की दिक्कतें झेलनी पड़ेंगी या पड़ रही हैं। कभी बारिश ज्यादा हो जाती है, वाटर लॉगिंग हो जाती है, परंतु चंडीगढ़ में अभी तक फिलहाल सब कुछ अच्छा है। तो वो एक पुरानी प्लानिंग, आर्किटेक्चरल प्लानिंग कहीं ना कहीं अभी तक काम करती रहती है। क्या आपका क्या मानना है? देखिए, ये एक बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है कि जहां पे हमें
चेंज करने की जरूरत है विद द टाइम्स कि जो अभी यंगर जनरेशन है उसकी क्या एस्पिरेशंस हैं, उसके हिसाब से सिटी को इवॉल्व करना चाहिए। बट जो ओरिजिनल कैरेक्टर है सिटी का, जो उसकी अच्छी चीजें हैं, वो डाइल्यूट नहीं होनी चाहिए। और चंडीगढ़ की मैं कहूंगा एक खासियत ये है कि यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो काफी जागरूक हैं, हु एक्ट एज कस्टोडियंस ऑफ द सिटी। जी। तो हमेशा वो आवाज उठाते हैं जब भी कोई ऐसा काम हो, कोई प्लानिंग होती है जिससे ऐसा लगता है कि जो ओरिजिनल कैरेक्टर है वो खराब हो जाएगा शहर का। और दूसरी खासियत ये है, मैं कई शहरों में रहा हूं, कि जो कलेक्टिव साइकी है चंडीगढ़ की, वो इस शहर को बहुत पसंद करती है और उस पे अपना मान महसूस करती है। जी। तो एक ये भी कारण है कि अभी तक शहर बचा हुआ है जो उसका ओरिजिनल कैरेक्टर है। हाँ, काफी पुरजोर मांग रहती है उनकी कि बदलाव ना किया जाए, क्योंकि बहुत सारे प्रेशर्स रहते हैं अर्बनाइजेशन के। जी। परंतु लगता है कि कुछ लोग तो अवश्य ही कार्य कर रहे हैं इसके ऊपर। आपने ये जो बुक लिखी है चंडीगढ़ द बैक स्टोरी, उससे पहले आपने कहा एक और आपकी किताब आई थी, और आने वाले समय में क्या प्लानिंग्स हैं? आप क्या इस तरह की बुक्स लिखते रहेंगे? वो चंडीगढ़ सेंट्रिक ही होंगी कि कहीं और बदल कर आएंगी बुक्स? अभी डिसाइड नहीं किया जी। वैसे अब चंडीगढ़ पे तो मैंने एक फिक्शनल अकाउंट भी लिख दिया, एक नॉन फिक्शन भी लिख दिया, तो अनलेस देयर इज समथिंग दैट एक्साइट्स मी, तो अदरवाइज मैं, क्योंकि अब मैंने जो पीएचडी की थी वो न्यू मीडिया मेरा एरिया ऑफ रिसर्च था जी, और उसको कैसे पॉलिटिशियंस यूज करते हैं, तो एक मैं पॉलिटिकल ड्रामा लिखने की सोच रहा था। उसमें ये जो न्यू मीडिया यूजेज के एलिमेंट्स डाल के वो एक रोचक कहानी बनाई जाए। जी। डॉक्टर विभोर मोहन, आज आप सुहाना सफर आकाशवाणी के संग, जो ये हमारा कार्यक्रम है, इसके अंक में आए, और जो आपकी जो बुक है चंडीगढ़ द बैक स्टोरी, और हमारे इतिहास जो चंडीगढ़ से जुड़ा हुआ है उसके बारे में आपने विस्तार से चर्चा की। अगर कोई पहलू अनछुआ रह गया हो, आप हमारे श्रोताओं के साथ शेयर करना चाहते हो? पहलू यही है कि जहां पे ये किताब आपको बताएगी कि चंडीगढ़ की प्लानिंग कैसे हुई, कैसे बना, वहीं पे आपको ये भी बताएगी कि कुछ जो इंटरेस्टिंग चीजें प्लान हुई थी पर वो कभी बन नहीं पाई। जैसे कि कॉर्बुजियर ने असेंबली में कुछ चीजें प्लान की थी, कुछ इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स, वो कभी बन नहीं पाए बिकॉज ऑफ हिज सडन डेथ। तो इसी तरह से जो नोवेकी के आइडियाज थे कि मायर चाहते थे कि जो कैपिटल कॉम्प्लेक्स है वो थोड़ा पहाड़ों के और पास हो जी, तो ही वांटेड टू गिव इट अ मोर ड्रामेटिक सेटिंग। और नोवेकी चाहते थे कि घरों में इंटरनल कोर्टयार्ड्स हों, जो बेड़ा होता था घरों में पहले, तो वरेंडा होता था, वो चाहते थे कि घरों में हो। और एक जो पंजाबी विलेज लाइफ है वो शहर में इंक्लूड करना चाहते थे, जो कभी हो नहीं पाया। तो एक वो भी रोमांटिसिज्म है कि जो शहर नहीं बन पाया, उस बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। जी, उसको भी आपने इसमें टच किया है। जी। सुहाना सफर आकाशवाणी के संग के इस अंक में आप अपना बहुमूल्य समय निकाल कर आए। डॉक्टर विभोर मोहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुहाना सफर आकाशवाणी के संग।